Welcome to Nexa Fiction Channel Rebirth of Underworld Princess. चैप्टर 76 रेयांश ने आर्विका को खुद से दूर किया। रेयांश की इतनी तेज आवाज सुनकर आर्विका और विवान दोनों बिल्कुल अपनी जगह पर थम गए। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। किसी की मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी रेयांश ने गुस्से में अपनी लाल आंखें उन दोनों पर टिकाईं और आगे कहना शुरू किया, क्या तुम लोग मुझे 2 पल भी सुकून से नहीं रहने दे सकते? मेरा दिमाग पागल होता जा रहा है। वह इतना बोल ही रहा था कि अचानक बोलते बोलते उसे बहुत तेज से खांसी आई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और देखते ही देखते उसके मुंह से खून निकल आया। खून की कुछ बूंदें फर्श पर जाकर गिर गईं। अभी तक घर के सभी लोग रेयांश के इस भयानक गुस्से से बुरी तरह डरे हुए थे। लेकिन जैसे ही सबने उसकी ऐसी हालत देखी, सभी के होश उड़ गए। राजवीर जी, संजय जी, रिद्धि और वीर विवान सब के सब चिंता में घबराकर उसके करीब आने लगे। आर्विका का तो दिल दहल गया था। उसने बिना एक पल गंवाए आगे बढ़कर रेयांश का हाथ पकड़ना चाहा, ताकि वह देख सके कि वह ठीक है या नहीं। लेकिन जैसे ही आर्विका की उंगलियों ने रेयांश के हाथ को छुआ, रेयांश ने एक झटके के साथ उसका हाथ पूरी बेरहमी से झटक दिया। उसका अपने गुस्से पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। उसने बेहद तेज और कड़क आवाज में चिल्लाकर कहा, तुम सब के सब मुझसे दूर रहो। मेरे पास आने की कोशिश मत करना। इतना बोलकर वह बहुत ही भारी और लड़खड़ाते कदमों से चलता हुआ सीढ़ियों से होता हुआ सीधे ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगा। वहां हॉल में खड़ी आर्विका बिल्कुल सुन्न रह गई थी। उसे अपनी पूरी लाइफ में रेयांश के ऐसे रूखे और हिंसक बिहेवियर की जरा सी भी आदत नहीं थी। वह हमेशा उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखता था। रेयांश का इस तरह हाथ झटकना उसके दिल को बुरी तरह चीर गया। आर्विका की उन खूबसूरत आंखों में हल्के से आंसू आ गए। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने बहुत ही मुश्किल से खुद को संभाला और अपने आंसुओं को पोंछा। तभी वहीं खड़े विवान को अपनी बहन की यह हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और गुस्से से कहा, यह भाई आखिर अपने आप को समझते क्या है? वह हमारी आरू के साथ इस तरह का घटिया बिहेव कैसे कर सकते हैं? उसने क्या बिगाड़ा है उनका? विवान की यह बात सुनकर पास खड़े बड़े भाई वीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत कराते हुए कहा, विवान, शांत हो जाओ। रेयांश को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह यह सब जानबूझकर अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं कर रहा है। यह सब उस जहरीले पॉइजन के भयानक साइड इफेक्ट्स हैं, जो उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो रहे हैं। वह खुद इस वक्त बहुत दर्द में है। वीर की बात सुनकर आर्विका ने एक गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। उसने बिना कोई समय गंवाए टेबल से अपना फोन उठाया। यह देखकर उसके डैड संजय जी उसके पास आए और चिंता भरे लहजे में पूछा, बेटा, तुम इस समय किसे फोन कर रही हो? इतना परेशान क्यों हो? आर्विका ने अपने फोन की स्क्रीन को ऑन करते हुए सपाट आवाज में कहा, डैड, मैं डॉक्टर को कॉल कर रही हूँ। इतना बोलकर उसने तुरंत उसी सीनियर डॉक्टर का नंबर डायल किया, जिन्होंने सुबह रायजादा मैंशन आकर रेयांश का पूरा चेकअप किया था। आर्विका का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी देर की रिंग के बाद दूसरी तरफ से डॉक्टर ने कॉल पिक कर लिया। कॉल पिक होते ही आर्विका ने बिना कोई औपचारिकता निभाए सीधे मुद्दे की बात शुरू की। उसने डॉक्टर को रेयांश के इस अचानक बदले हुए उग्र बिहेवियर, उसके इस भयानक गुस्से और अभी-अभी मुंह से निकले उस खून की कंडीशन के बारे में पूरी डिटेल बहुत ही फिक्र के साथ बताई। आर्विका की पूरी बात सुनने के बाद फोन के दूसरी तरफ से डॉक्टर की बेहद गंभीर और डरी हुई आवाज गूंजी।
डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और कहा, देखिए मिस आर्विका, जैसा कि मैंने आपको वार्न किया था, मिस्टर रेयांश की कंडीशन दिन बीए दिन बहुत तेजी से बिगड़ती जा रही है। वह जहर उनकी नसों को अंदर से खोखला कर रहा है। हमें हर एक कीमत पर जल्द से जल्द इस जहर का एंटीडोट बनवाना ही होगा। उनकी यह कंडीशन जितनी मैंने पहले सोची थी, यह उससे भी कई गुना ज्यादा सीरियस हो चुकी है। डॉक्टर ने थोड़ा रुककर अपनी बात का सबसे खौफनाक खुलासा करते हुए आगे कहा, अब मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से उनके पास इस जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 2 वीक का समय ही बचा है। भले ही वह बाहर से देखने में बिल्कुल ठीक और मस्कुलर दिखें, लेकिन इस बीच उनका मानसिक संतुलन और उनकी मेंटल हेल्थ दिन बीए दिन पूरी तरह से बिगड़ती जाएगी। वे खुद पर काबू खो देंगे। हमारी टीम पूरी रात लैब में जागकर जितनी हो सके उतनी तेजी से एंटीडोट रेडी करने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर अभी फोन पर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि आर्विका का क्वीन वाला गुस्सा एक झटके में 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी हो गईं। उसने डॉक्टर की बात को बीच में ही काटा और अपनी बेहद ठंडी, बर्फीली आवाज में सीधे शब्दों में कहा, डॉक्टर, मुझे तुम्हारी तरफ से की जाने वाली कोई फालतू कोशिश बिल्कुल नहीं सुननी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहिए। अगर 2 हफ्ते के भीतर रेयांश ठीक नहीं हुआ तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इतना वाक्य बोलने के बाद उसने गुस्से के मारे अपने हाथ में पकड़े उस महंगे स्मार्टफोन को पूरी ताकत के साथ सीधे जमीन पर दे मारा। क्रैश की तेज आवाज के साथ फोन के 100 टुकड़े हो गए और वह फर्श पर बिखर गया। आर्विका का यह भयानक रूप और उसकी यह छटपटाहट देखकर उसके डैड संजय जी का दिल अंदर से रो पड़ा। वे एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने अपनी इस प्यारी बेटी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर बहुत ही कसकर अपने सीने से गले लगा लिया। उनसे अपनी इस इकलौती बेटी की यह जानलेवा हालत और उसके ये आंसू अपनी आंखों से जरा से भी देखे नहीं जा रहे थे। तभी बड़े भाई वीर ने भी आगे बढ़कर आर्विका के सिर पर हाथ रखा और उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, आरू, तुम प्लीज इस बात की जरा सी भी फिक्र मत करो। मैंने आज सुबह ही दुनिया के कुछ बहुत बड़े और नामी इंटरनेशनल डॉक्टरों से इस जहर के बारे में बात की है। वे सब अपनी पूरी मेडिकल टीम के साथ इस पर काम शुरू कर चुके हैं। वे बहुत जल्द कोई न कोई सही सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। तुम हौसला मत हारो। लेकिन आर्विका इस समय गहरे सदमे में जा चुकी थी। उसके कानों के भीतर इस समय किसी भी इंसान की कोई भी आवाज, कोई दिलासा जरा सा भी अंदर नहीं जा रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न था और वह सिर्फ रेयांश की उस 2 हफ्ते की आखिरी मियाद के बारे में ही सोच रही थी। वहीं दूसरी ओर सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही रेयांश पागलों की तरह मास्टर बेडरूम के भीतर दाखिल हुआ, उसके दिमाग के भीतर उस जहर की ज्वाला पूरी तरह से भड़क उठी। उसे अपने आसपास की हर चीज से घृणा होने लगी थी। उसने बिना सोचे समझे भीतर रखे उस बेहद खूबसूरत और महंगे सामान को उठाकर इधर-उधर फेंकना चालू कर दिया। उसने कांच की बड़ी वास को दीवार पर दे मारा, मेज को पलट दिया। क्रैश, धाड़, खनन की भयानक आवाजें उस बंद कमरे से लगातार आने लगी। दीवारों पर सजी हुई महंगी पेंटिंग्स और उनके कीमती ग्लास पूरी तरह से टूट-टूट कर जमीन के फर्श और संगमरमर के ऊपर सरेआम बिखर गए। पूरा कमरा किसी श्मशान की तरह चकनाचूर हो चुका था। अपनी सारी भड़ास निकालने के बाद रेयांश बेड के किनारे आकर बैठा। उसने अपनी सांसों को थोड़ा संभाला। उसने जमीन पर गिरे हुए अपने दूसरे सीक्रेट फोन को उठाया और अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त रेहान शेखावत का नंबर डायल कर दिया। घंटी अभी पूरी तरह से बजी भी नहीं
थी कि दूसरी तरफ बैठे रेहान ने पहली ही रिंग के भीतर अपने किंग का वह कॉल झटके से पिक कर लिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, रेयांश ने अपने हाथ की मुट्ठी को भींचा और अपने चेहरे को बिल्कुल कड़ा, पथरीला बनाते हुए अपनी उसी पुरानी, बेहद ठंडी और गंभीर आवाज में सीधे पूछा, रेहान, मुझे सीधे सीधे बताओ, मैंने तुम्हें उस सिंडिकेट के खिलाफ जो काम करने को कहा था, क्या वह काम पूरी तरह से पूरा हो गया? क्या अपडेट है वहां की? फोन के दूसरी तरफ से रेहान शेखावत की बेहद गंभीर और कड़क आवाज गूंजी। रेहान ने बहुत ही आदर के साथ जवाब दिया, हाँ, तुम्हारा हुक्म पूरी तरह से तामील हो चुका है। सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से हो गया है। उस पूरी दुश्मन गैंग के मुख्य लीडर्स और उनके गुंडों को चारों तरफ से घेरकर रंगे हाथों पकड़ लिया है। इस वक्त वे सब के सब हमारे इसी बेसमेंट के टॉर्चर सेल के भीतर जंजीरों में पूरी तरह से जकड़े हुए बंधे हैं। वे कहीं भाग नहीं सकते। रेयांश की आंखों के भीतर इस समय प्रतिशोध का एक बहुत ही खूंखार अंधकार तैर रहा था। उसने अपने होठों को भींचा और फोन पर आगे कड़ा हुक्म सुनाया, बहुत अच्छा। अब तुम बिना कोई दया दिखाए तुरंत अपने उन कड़े औजारों को बाहर निकालो। उन गद्दारों की चमड़ी उधेड़ना शुरू करो और उनसे पूछो कि यह हमला हुआ था उस सुई के भीतर छुपा हुआ जो अज्ञात विषैला जहर है, उसका असली एंटीडोट क्या है और उस एंटीडोट का फॉर्मूला कहाँ छिपा है? मुझे किसी भी कीमत पर उनके मुंह से यह पूरा सच बाहर निकला हुआ चाहिए। वे सच उगलें, वरना उन्हें मार डालो। रेयांश की यह बात सुनकर रेहान ने तुरंत कड़क आवाज में भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम इस बात की जरा सी भी फिक्र मत करो, यह काम बहुत जल्द हो जाएगा। वैसे भी आज हमारी टीम ने उन गद्दारों का वो पूरा अवैध साम्राज्य, उनकी वो काली कमाई के सारे अड्डे पूरी तरह से तबाह करके खाक कर दिए हैं, जिसे बनाने में उन लोगों ने न जाने अपनी जिंदगी के कितने साल लगा दिए थे। आज की तारीख में उनके पीछे सपोर्ट करने वाला कोई एक इंसान भी इस पूरी दुनिया में जिंदा नहीं बचा है। वे बिल्कुल लाचार हैं। वे बहुत जल्द खुद ब खुद सारा सच उगल देंगे। रेहान की यह बात पूरी होते ही रेयांश ने बिना कोई दूसरा शब्द बोले खट से कॉल कट किया और फोन टेबल पर रख दिया। रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड प्रिंसेस, चैप्टर 77, आर्विका की सुरक्षा के लिए रेयांश का बड़ा कदम। रेयांश ने कॉल कट किया और शांत होकर बैठ गया। वह आज दिन में जो कुछ भी ऑफिस में हुआ था उसके बारे में गहराई से सोचने लगा। फ्लैशबैक आज दिन में जब रेयांश अपने ऑफिस में था, तब उसने मेंशन के डॉक्टरों से अलग अपने एक बेहद पर्सनल डॉक्टर को चुपके से बुलाया था। उसने अपना पूरा चेकअप करवाया था। उस डॉक्टर ने भी रेयांश को बिल्कुल वही सब बातें बताई थीं जो डॉक्टर ने आर्विका को बताई थी। लेकिन उस डॉक्टर ने एक और बहुत ही खौफनाक बात रेयांश को बताई थी। डॉक्टर ने कहा था, मिस्टर रेयांश, इस अज्ञात जहर का एंटीडोट बना पाना मेडिकल साइंस के लिए लगभग नामुमकिन है। इसे सिर्फ और सिर्फ वही एक इंसान बना सकता है जिसने इस डरावने पॉइजन को खुद तैयार किया है। इसके अलावा दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर की यह बात सुनते ही रेयांश का दिमाग पूरी तरह से कड़ा हो गया था। उसने उसी वक्त बैठकर एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया था। उसने बिना कोई समय गंवाए उन सभी सीक्रेट विलेन ऑर्गेनाइजेशंस के ठिकानों पर अपने सबसे टॉप के सीक्रेट गार्ड्स और शूटरों को भेजकर एक साथ ताबड़तोड़ अटैक करवा दिया था। रेयांश की उस भारी फोर्स ने पल भर में उन सभी दुश्मनों की सारी पावर्स को पूरी तरह से कुचलकर खाक कर दिया था। उन सभी दुश्मन गैंग्स के जितने भी लीडर्स थे, उन्हें रेयांश के शूटरों ने जिंदा पकड़ लिया था।
इस समय वे सभी रेयांश के उसी खुफिया टॉर्चर रूम के भीतर भारी जंजीरों में बंधे पड़े थे और रेयांश के गार्ड्स उन्हें दिनरात बेहद बेरहमी के साथ टॉर्चर कर रहे थे। उनको रेयांश ने अब तक सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जिंदा रखवाया था ताकि वे टॉर्चर के डर से मुंह खोलें और यह साफ साफ बताएं कि आखिरकार यह जानलेवा पॉइजन किसने बनाया है या फिर इसका असली एंटीडोट कहाँ छिपाकर रखा गया है। बिस्तर पर बैठे रेयांश की आंखें इस समय गुस्से और दर्द के मारे बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। उसने अपने दिल के भीतर एक बहुत ही खौफनाक और अंतिम डिसीजन ले लिया था। उसने सोच लिया था कि अगर उसे अगले 2 हफ्तों के भीतर इस जहर का असली एंटीडोट नहीं मिला तो वह किसी दूसरे के हाथों मरने से पहले खुद अपने ही हाथों से अपने इस वजूद को हमेशा के लिए खत्म कर लेगा। वह खुद को मिटाने के लिए इसलिए तैयार था क्योंकि वह अपनी इस बिगड़ती मानसिक कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ रहा था। वह जानता था कि दौरों के वक्त उसका अपने शरीर और दिमाग पर जरा सा भी कंट्रोल नहीं रहता। वह अपनी जिंदगी में कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन वह सपने में भी यह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके इस पागलपन और उसके इस हिंसक गुस्से की वजह से उसकी अपनी जान आर्विका को जरा सा भी कोई शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचे। आज अपने इसी बेकाबू गुस्से के जोश में आकर उसने जो कुछ भी आर्विका के साथ किया था, उसे बेडरूम के बिस्तर पर जोर से पटका था, उसकी वजह से रेयांश को अपने दिल के सबसे गहरे कोने में बहुत ही ज्यादा दुख महसूस हो रहा था। उसका दिल अपनी इस गलती पर बुरी तरह रो रहा था। वह बहुत अच्छे से जानता था कि जब वह उस जहरीली कंडीशन में होता है तो वह अपने सामने खड़े इंसान का चेहरा तक नहीं देख पाता कि सामने कौन खड़ा है। यही वजह थी कि आज उसने होश में आते ही जानबूझकर पूरे परिवार के सामने आर्विका के साथ इतना ज्यादा रूखा बिहेवियर दिखाया था। उसने आर्विका को डांटा था और कड़क आवाज में बात की थी ताकि आर्विका खुद उसके इस बदले हुए स्वभाव को देखकर उससे नाराज होकर खुद ही हमेशा के लिए उससे बहुत दूर चली जाए। वह आर्विका को खुद से दूर इसलिए करना चाहता था क्योंकि अपनी इस प्यारी जान की आंखों में अपनी खुद की वजह से वह इतना गहरा दर्द और आंसुओं की बूंदें इस जिंदगी में दोबारा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह उसकी हिफाजत के लिए खुद का बलिदान देने को तैयार था। उसने अपनी इन भारी सोच को झटका और एक गहरी और लंबी सांस ली। वह बेड से उठा, सीधे बाथरूम में जाकर फ्रेश हुआ और अपने नाइट सूट को चेंज कर लिया। कमरे से बाहर निकलने से पहले उसने अपने सर्वेंट को बुलाकर उस पूरे बिखरे हुए और टूटे कांच वाले कमरे को बहुत ही सफाई से क्लीन करने का निर्देश दे दिया था। इसी तरह समय का कांटा घूमता रहा और रात के ठीक 9 बज चुके थे। नीचे आलीशान डाइनिंग हॉल के भीतर रायजादा परिवार के सभी सदस्यों ने बहुत ही भारी और उदास मूड के साथ थोड़ा बहुत डिनर किया। आज मैंशन का माहौल हमेशा की तरह खुशनुमा बिल्कुल नहीं था। हर तरफ सिर्फ फिक्र का सन्नाटा पसरा हुआ था। रेयांश ने नीचे सबके साथ बैठकर खाना खाना बिल्कुल ठीक नहीं समझा। उसने अपना डिनर सीधे अपने इसी बेडरूम के भीतर ही मंगा लिया था और अकेले ही थोड़ा सा खाना खाया। वीर से रहा नहीं गया। वह बहुत ही फिक्र के साथ रेयांश के कमरे के पास आया था। वीर ने दरवाजा खोलकर रेयांश से उसके इस बदले हुए बिहेवियर और उसकी सेहत को लेकर सीधे बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन रेयांश ने अपने उस कड़े मुखौटे को नहीं हटाया। उसने वीर से भी बहुत ही रूखे और ठंडे लहजे में बात की और बिना कोई राज खोले उसे कमरे से बाहर भेज दिया। वीर भी निराश होकर वापस अपने कमरे में लौट गया। वहीं दूसरी ओर आर्विका भी रात का खाना खाने के बाद सीधे अपने कमरे के भीतर चली गई थी। इस समय उसके उस दिमाग के भीतर आखिरकार क्या प्लानिंग चल रही थी, यह बता पाना इस दुनिया के किसी भी इंसान के लिए बिल्कुल नामुमकिन था।
उसका चेहरा बिल्कुल शांत और कड़ा बना हुआ था। वह पूरी रात अपने उस कमरे के भीतर अकेले जागकर लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ सीक्रेट डेटा को खंगालती रही। अगली सुबह जब घड़ी ने ठीक 7 बजने का इशारा किया, तो आर्विका बहुत ही जल्दी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकल गई। घर से बाहर निकलते वक्त उसने रिद्धि और अपने डैड को बहुत ही सहजता से केवल इतना ही कहा कि आज उसे अपने कॉलेज में कुछ बहुत ही अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए वह सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएगी। पूरे 1 साल के इस अरसे के भीतर यह पहला मौका था जब आर्विका ने सुबह उठकर रेयांश के कमरे की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं, और न ही उसने उससे मिलने या फोन पर बात करने की कोई भी कोशिश बिल्कुल नहीं की। वह एक साये की तरह मैंशन से बाहर निकल गई। स्टडी रूम के भीतर का माहौल बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका था। राजवीर रायजादा अपने उस कड़क अंदाज में हेड चेयर पर बैठे हुए थे, और उनके ठीक सामने उनके छोटे भाई संजय जी बहुत ही गुस्से भरी मुद्रा में बैठे थे। दोनों ने सुबह सुबह रेयांश को इस स्टडी रूम के भीतर तुरंत हाजिर होने का कड़ा बुलावा भेजा था। जैसे ही रेयांश अपने उसी पुराने रौबदार और कोल्ड ऑरा के साथ स्टडी रूम के भीतर दाखिल हुआ, उसने सामने बैठे दोनों बड़ों को देखा। उसने आगे बढ़कर राजवीर जी और संजय जी को ग्रीट किया। रेयांश के ग्रीट का जवाब देने के बजाय आर्विका के पिता संजय जी अपनी चेयर से झटके के साथ खड़े हो गए। उनकी आंखों के भीतर अपनी बेटी के लिए बहुत ही भयानक गुस्सा उबल रहा था। उन्होंने सीधे रेयांश के चेहरे पर अपनी उंगली पॉइंट की और बेहद गुस्से भरी टोन में डांटते हुए कहा, रेयांश, मुझे सीधे सीधे एक बात का बिल्कुल सच-सच जवाब दो। तुम कल पूरे परिवार के सामने हमारी उस मासूम प्रिंसेस के साथ उस कदर रूखा बिहेव क्यों कर रहे थे? तुम्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारी उस आवाज और तुम्हारे उस हाथ झटकने की वजह से मेरी बेटी के दिल पर क्या गुजरी है? और सबसे बड़ी बेशर्मी की बात तो यह है कि उस हादसे के बाद भी तुमने पूरे दिन में एक बार भी उससे अपनी इस गलती के लिए माफी तक मांगना गवारा नहीं समझा। संजय जी गुस्से में हांफने लगे। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी इस बेरुखी और इस गुस्से की वजह से मेरी बच्ची ने कल रात को ठीक से खाना तक नहीं खाया, और आज सुबह भी वह बिना कुछ ब्रेकफास्ट किए इतनी सुबह अकेले ही कॉलेज के लिए निकल गई है। तुम अपनी इस जिद में इतने अंधे कैसे हो सकते हो, रेयांश? संजय जी का यह भयानक गुस्सा देखकर चेयर पर बैठे राजवीर ने अपने हाथ को टेबल पर टिकाया। उन्होंने बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में अपने छोटे भाई को टोकते हुए कहा, संजय, बस करो अब, तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ। इस तरह चिल्लाने से कोई मसला हल नहीं होगा। तुम अपनी सीट पर बैठो। अपने भाई के कहने पर संजय जी ने अपने गुस्से को दबाया और कड़े मन से वापस अपनी चेयर पर बैठ गए। इसके बाद राजवीर जी ने अपनी वे गहरी, अनुभवी आंखें उठाईं। उन्होंने सीधे सामने खड़े रेयांश के उस शांत चेहरे की तरफ देखा और बहुत ही सधे हुए, भारी लहजे में पूछा, रेयांश, अब तुम अपनी जुबान खोलो और मुझे साफ साफ बताओ, आखिरकार तुम्हारे इस दिमाग के भीतर इस वक्त क्या नया चक्रव्यूह चल रहा है? रेयांश ने राजवीर जी के इस सवाल पर मुंह से कोई सीधा जवाब तुरंत नहीं दिया। वह बहुत ही शांत कदमों से चलता हुआ आया और टेबल के पास रखे एक खाली सोफे के ऊपर बहुत ही रौब के साथ बैठ गया। उसने अपने कोट के बटन को ठीक किया। राजवीर जी ने अपनी बात को और ज्यादा कड़ा करते हुए आगे कहा, रेयांश, तुमने कल रात को बिना मुझसे मशविरा किए रातों रात पूरे देश के अंडरवर्ल्ड के भीतर आखिर यह कैसी खौफनाक तबाही मचा रखी है? तुमने एक ही रात में उस दुश्मन सिंडिकेट के सारे अवैध अड्डों को बम धमाकों से उड़ाकर पूरी तरह से खाक कर दिया।
रेयांश, भले ही मैंने अपनी किंग की यह सीट तुम्हें सौंप दी है और मैं खुद इस गद्दी से रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मैंने इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया की हर एक हलचल पर नजर रखना छोड़ दिया है। मुझे मुझे डार्क वेब के अपने खुफिया नेटवर्क से तुम्हारी इस पूरी खूनी कार्रवाई की एक एक रिपोर्ट बहुत अच्छे से मालूम है। अब मुंह खोलो और बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। रेयांश ने राजवीर जी की आंखों में सीधे अपनी नजरें गाड़ी। उसके चेहरे का वह पथरीला सन्नाटा साफ बयां कर रहा था कि वह अपने फैसले पर अडिग है। उसने अपनी बेहद भारी, गंभीर और ठंडी आवाज में सीधे शब्दों में जवाब दिया। कल रात को मैंने अंडरवर्ल्ड के भीतर जो कुछ भी किया, वह इस साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। मैं इस दुनिया को हमेशा के लिए पूरी तरह से छोड़ने से पहले या खुद के पूरी तरह होश खोने से पहले आर्विका की इस पूरी लाइफ से, उसके इस पूरे वजूद के ऊपर मंडरा रहे हर एक छोटे मोटे विलेन और दुश्मनों के खतरों को हमेशा हमेशा के लिए अपने इन हाथों से मिटा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी जान बिल्कुल सुरक्षित जिए, उसे कोई छू न सके। रेयांश के मुंह से खुद के चले जाने और आर्विका की सुरक्षा की यह बात सुनते ही चेयर पर बैठे राजवीर के कड़े होठों पर एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उनकी आंखें सुबह की रोशनी में चमक उठीं। राजवीर जी ने सोफे पर बैठे रेयांश की तरफ देखा और बहुत ही कड़क, अनुभवी आवाज में पलटकर कहा। राजवीर जी ने कहा, रेयांश कपूर, तुम अपने इस दिमाग के भीतर आखिरकार क्या बचकानी सोच पाले बैठे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारी वह लाडली आर्विका कोई बहुत ही साधारण, कमजोर और लाचार लड़की है, जिसे इस दुनिया में सुरक्षित जिंदा रहने के लिए 24 घंटे तुम्हारे इस प्रोटेक्शन और तुम्हारे इन शूटरों के पहरे की सख्त जरूरत पड़ने वाली है? रेयांश, तुम खुद भी यह सच बहुत अच्छे से और गहराई से जानते हो कि वह आर्विका कोई आम कॉलेज की लड़की नहीं है, बल्कि वह खुद इस पूरे देश के अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट की वो सबसे बड़ी और सर्वशक्तिमान क्वीन है, जो ताकत, रसूख, हैकिंग और शूटरों के मामले में बिल्कुल तुम्हारे ही बराबर की गॉड लेवल पावर्स होल्ड करती है। If you like this novel, please like, subscribe and comment for next chapter.